वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे होने वाली है। इवोल्यूशन क्लास 12 का ये चैप्टर है। थोड़ा सा टफ सा चैप्टर लगता है मुझे, वो बहुत बोरिंग सा लगता है, पता नहीं क्यों, बट आपको पता है ये चैप्टर भी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, एंड साथ ही साथ में आपको एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जरूर करने हैं। इफ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड इन योर बोर्ड एग्जाम्स तो भी आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने हैं। इफ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड इन नीट एग्जाम देन ऑल्सो आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने ही करने हैं, मतलब नो डाउट है ना, एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा छान मारना है। सो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आपको पता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपको हर रोज वीडियोस मिलते हैं इस चैनल के ऊपर। तो प्लीज आप ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज जाकर आप देखना, वो सारे के सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। माय नेम इज एकता सोनी, मैं आपको बायो पढ़ाती हूँ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो आज के वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, सो इन दिस वीडियो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कहता है हमसे, एक्सप्लेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया इन लाइट ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी। तो डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस तरीके का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो किया जाता है डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग, राइट। एज पर द डार्विनियंस ऑब्जर्वेशन, डार्विन ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया था बच्चों, उसने बोला था कि जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो फेवरेबल वेरिएशंस, यानी कि जो फेवरेबल चीज़ें होती उन्हीं को सेलेक्ट करता है। एनवायरनमेंट में एक सिलेक्शन करने की पावर होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, नेचर खुद सेलेक्ट करती है, राइट। तो नेचर उन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट करेगी जो उसमें फिट बैठेगा, है ना, नेचुरल फिटनेस जिसके अंदर होगी। तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं एंटाइटीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा जिसमें फेवरेबल वेरिएशंस आएंगे, जो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिट बैठता होगा। नेचुरल सिलेक्शन जिसको हम बोल देते हैं। एंड दीज एंटाइटीज जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल है उस कंडीशन के अंदर, अच्छे से ग्रो कर पा रही है, नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने आप को सर्वाइव भी करवा पाएंगी, केपेबल है वो खुद को सर्वाइव करवाने में। दैट मीन्स कि कोई भी स्पीसीज अगर खुद को सर्वाइव करवाना चाह रही है, दैट मीन्स कि वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करने की पावर रखेगी। अगर वो अपनी स्पीसी, अगर वो उस नेचर में है, अगर वी ऑल आर एग्जिस्टिंग इन दिस नेचर, तो नेचर ने हमें सेलेक्ट किया है। नेचर ने अगर हमें सेलेक्ट किया है तो नेचर हमें क्यों सेलेक्ट कर रही, ताकि हम हमारी स्पीसीज को मेंटेन करके चले, वो खत्म ना हो पाए, उसको सर्वाइव करके चले। तो हमारी स्पीसीज कब सर्वाइव हो सकती है, हमारे अंदर रिप्रोडक्शन की पावर आने से। दैट मीन्स कि अगर कोई बैक्टीरिया इस नेचर में सर्वाइव कर रहा है, दैट मीन्स कि वो उसको नेचुरल सिलेक्शन उसका हुआ है, नेचर ने सेलेक्ट किया है। नेचर ने अगर सेलेक्ट किया तो उसको बहुत ज़्यादा केपेबिलिटी दी है टू रिप्रोड्यूस और अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने की, सर्वाइव करने की। व्हेन ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज अटैक्ड बाय ए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, आपको पता है कि एंटीबायोटिक हम क्यों यूज करते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए। अगर हम एंटीबायोटिक का यूज करते हुए भी बैक्टीरिया बच जा रहा है, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बच जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं, सेंसिटिव बैक्टीरिया टेंड टू पेरिश एंड वाइल अदर बैक्टीरिया पोजेसिंग फेवरेबल म्यूटेशन टर्न रेजिस्टेंट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबायोटिक। मतलब ऐसे होते हैं कि आपको पता है, मैंने बताया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो मर जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और कुछ होंगे जो लिविंग रहेंगे और एंटीबायोटिक प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो लिविंग रहेंगे और डिवीजन करेंगे। यानी कि उनके अंदर एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस आ गया है कि तुम चाहे कितनी भी एंटीबायोटिक डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, की फर्क नहीं पैदा बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कितनी एंटीबायोटिक डाल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डेड हो गए हैं, दैट मीन्स उस पर एंटीबायोटिक का फर्क पड़ा, वो उस एंटीबायोटिक की वजह से जो उसके एनवायरनमेंट में बदलाव आ गया, वो उसको झेल नहीं पाया उस बदलाव को, और बदलाव ना झेल पाने की वजह से डेड हो गया। लेकिन इसने बदलाव झेल लिया और उसने अपने अंदर भी चेंजेस करके दिखा दिए, और अपने आप को इसने एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस बना लिया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गए, रेजिस्टेंट बन गए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होने का मतलब है चाहे कितना एंटीबायोटिक डाल दो मरेगा नहीं बैक्टीरिया, राइट। तो ये हम इसको बोल सकते हैं। सो एंड दीज सर्वाइव थ्राइविंग एंड रैपिडली मल्टीप्लाइंग एज अदर कंपीटिंग बैक्टीरिया हैव डाइड आउट। जो कंपीटिंग बैक्टीरिया थे वो मर गए थे क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं बन पाए थे, ये रेजिस्टेंट हो गए थे। रेजिस्टेंट होने की वजह से ये मस्त जी रहे थे, मस्त अपना डिवीजन कर रहे थे, सब हो रहा था। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज ऑन द राइज, बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इन एडिशन टू दिस दे मास ट्रांसफर these genes which give them resistance to bacteria, to other bacteria, right, and consequently bacteria resistant to antibiotic widely spread across,
जो भी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट जिन्होंने ले लिया था वो फैल गए थे। और फैलना तो बनता है ना, क्योंकि वो उन्होंने रिप्रोडक्शन करके इतना नंबर अपना बढ़ा लिया था कि ऑब्वियस सी बात है कि वो फैलेंगे ही, वाइडली स्प्रेड हो गए एंड मेकिंग द एंटायर पॉपुलेशन बिकमिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब ये जितने भी बैक्टीरिया हैं वो डिवाइड करेंगे कर करके इतने ज़्यादा फैल जाएंगे कि बाकी आने वाली जनरेशन भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनेगी। और अब तुम चाहे कितनी एंटीबायोटिक लगा दो, मार के दिखाओ, इन बैक्टीरिया को मरेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं बच्चों, नेचर ने इनको सेलेक्ट कर लिया है। डार्विन सिलेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से आया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड आउट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स एनी न्यू फॉसिल डिस्कवरीज और कंट्रोवर्सीज अबाउट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में कोई भी न्यू फॉसिल को डिस्कवर किया गया या फिर कोई कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में अपन को न्यूज़पेपर या साइंस आर्टिकल से पता लगाना है। सो बच्चों अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो हमें गॉसिप्स करनी है यहाँ पे। सो गॉसिप के अंदर हम बोले कि फॉसिल डिस्कवरी ऑफ डायनासोर। अगर हम डायनासोर की फॉसिल डिस्कवरी की बात करें कि हमें पता ही नहीं है डायनासोर होते भी हैं कि नहीं होते हैं ना, तो डायनासोर की अगर फॉसिल डिस्कवरी की बात करें तो उसमें ना काफ़ी सारे रिविलेशन है हमारे पास, इंटरेस्टिंग रिविलेशन है। इट शेड्स लाइट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल इन द जुरासिक एरा। जुरासिक एरा में रेप्टाइल्स जो प्रेजेंट थे उनके बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं ये फॉसिल्स। दिस रिविलेशन गेव राइज टू डिस्कवरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अदर एनिमल्स, क्योंकि पता है आपको, सच एज एनिमल, मैमल्स एंड बर्ड्स। क्योंकि आपको पता है कि रेप्टाइल्स जो थे, रेप्टाइल्स के बाद में तो बर्ड्स एवी मतलब बर्ड्स या एवीज जो थे वो इवॉल्व हुए थे एंड बर्ड्स के बाद में मैमल्स इवॉल्व हुए थे। तो आपको पता है कि अगर रेप्टाइल्स जुरासिक ईरा में थे तो जुरासिक ईरा के बाद में बर्ड्स और मैमल्स के भी तो कुछ हमको कुछ कैरेक्टर ऐसे दिखे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखी होंगी फॉसिल्स के ज़रिए, ताकि हम ये पता लगा सकें कि रेप्टाइल के बाद में कौन आने वाला धरती पे, है ना। तो हमें ये रिवील की, हमने उस फॉसिल की जब स्टडी करी, आर्टिकल्स को जब देखा, तो हमें पता चला कि भाई कुछ तो रिवील हमारे पास हुआ है कि जो रेप्टाइल्स है उनसे अदर एनिमल्स जैसे कि मैमल्स हैं, बर्ड हैं, वो भी राइज हुए हैं। टू अनफैमिलियर फॉसिल्स रिसेंटली अनअर्थ इन चाइना लेड टू कंट्रोवर्सी ओवर द इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स। दो अनफैमिलियर फॉसिल्स हैं जो रिसेंटली ही हमें अनअर्थ मिले हैं चाइना, लेड टू कंट्रोवर्सी ओवर द इवोल्यूशन ऑफ द बर्ड्स, की बर्ड्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके ऊपर कंट्रोवर्सी इस पे चल रही है। वन सच जीनस ऑफ प्रिमिटिव बर्ड्स वर, इसको पढ़ लेना यार कॉन्फ्यू की ओ सोरोनल्स, जो भी है ये, है ना। तो इसके अंदर आप बता सकते हैं कि ये प्रिमिटिव जीनस है बर्ड का, जिसके अंदर बर्ड की जब स्टार्टिंग, मतलब बर्ड जब इवॉल्व हो रहे थे तो उसमें सबसे पहले जो जीनस आया था, वन सच जीनस जो कि प्रिमिटिव बर्ड्स हैं, वो ये था। एंड दीज वर क्रो साइज्ड, क्रो के साइज के थे, एंड थ्राइव्ड ड्यूरिंग दी क्रिटेशियस एरा इन चाइना। चाइना में क्रिटेशियस एरा के टाइम पर ये वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो ये कुछ थ्योरी है, कुछ हिस्ट्री वाले पार्ट्स हैं जो आपको इतने ज़्यादा नीट एग्जाम के लिए तो रेलेवेंट नहीं रखती, बट हाँ बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करते हैं अटेम्प्ट गिविंग अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्पीसीज। स्पीसीज का डेफिनेशन क्या होगा? देखो यार, स्पीसीज एक्चुअली क्या होती है, एक ग्रुप होता है जिसको अपन बात करें पॉपुलेशन। आपको पता है पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन मीन्स जैसे कि मान लो कि मैं इंडिविजुअल की बात करूँ, मैं अपनी बात करूँ, एक इंडिविजुअल, मैं एक ह्यूमन बींग हूँ, राइट। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि मैं एकता हूँ, आई एम नॉट लाइक आई एम एकता, बट जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो बाकी के सारे ह्यूमन बींग से मैच करता है, राइट। ऑब्वियस ही बात है कि दो आँख, दो कान, यही सब चीज़ें हर ह्यूमन बींग का एक नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर है, जस्ट मेल एंड फीमेल वाले पार्ट को छोड़कर बाकी तो सब कुछ क्या है, कॉमन है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग की कैटेगरी में आते हैं। तो वी आर स्पीसीज, वन स्पीसीज। अब देखो ह्यूमन बींग क्या एक है? नहीं ना, करोड़ों अरबों है हमारे पास ह्यूमन बींग, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। एक इंडिविजुअल, अगर मैं एक ह्यूमन बींग की बात करूं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे ह्यूमन बींग आ जाएंगे तो क्या बना लेंगे? पॉपुलेशन। अगर ये एक पॉपुलेशन जिसमें खाली और खाली एक ही प्रकार के जानवर यानी जीव जंतु प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म, थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करूँ तो एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है तो उसको पॉपुलेशन कह देते हैं। जैसे मान लो कि एक जगह पे मेरे पास में बहुत सारे एलिफेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे एलिफेंट जो आपस में क्या कर सकते
हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, एलिफेंट के साथ ही रिप्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन बींग के साथ थोड़ी ना कर लेगा। वैसी ही बात है बेटा, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के साथ ही रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, किसी दूसरे के साथ में किसी दूसरे एनिमल के साथ में, किसी दूसरे स्पीसीज के साथ में नहीं रखते हैं। तो स्पीसीज वो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन मीन्स वो इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जो आपस में क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, आपस में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता रखता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये इंटरब्रीड करने की क्षमता रखता है। इसको हम बोल देते हैं क्या, स्पीसीज बोल देते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग इज वन ऑफ द स्पीसीज, एलिफेंट की एक अपनी स्पीसीज होती है, डॉग्स की अपनी स्पीसीज है, तो उसको हम बोल देते हैं स्पीसीज, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ट्राई टू ट्रेस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, हिंट ब्रेन साइज एंड फंक्शन, स्केलेटल स्ट्रक्चर, डाइटरी प्रेफरेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमको वेरियस कंपोनेंट जो ह्यूमन इवोल्यूशन में आए थे, देखिए साइज ऑफ ब्रेन है ना, बॉडी का पोस्चर, फूड के हैबिट्स क्या थे, डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या थी, कैसे खाना खाते थे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस से शुरुआत करें तो साइज ऑफ ब्रेन इतना गिवन नहीं है आपकी एनसीईआरटी में, एंड साथ में बॉडी पोस्चर की बात करेंगे तो एप लाइक वॉक करते थे, एंड लीव्स एंड टेंडर फ्रूट्स खाते थे, इनका फूड प्रेफरेंस था। फीचर्स जो थे, इक्वल साइज्ड आर्म थी, लेग था, लार्ज कैनाइंस थे, इनके कैनाइंस बहुत ज़्यादा बड़े थे। इससे क्या होता ना, पहले ये मांस मच्छियाँ ज़्यादा खाते थे क्योंकि खाना पकाकर खाना आता नहीं था, कच्चा खाना खाना आता था, और कच्चा खाना खाने के लिए उसको चीरना फाड़ना पड़ता था, और चीरने फाड़ने के लिए जो दांत यूज में आते हैं दैट इज कैनाइंस, कैनाइंस बहुत ज़्यादा इसमें लार्ज हुआ करते थे। देन रामापिथेकस में साइज ऑफ ब्रेन इज नॉट गिवन, एंड देन सेमी इरेक्ट पोस्चर रहता था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमारी तरह स्ट्रेट इसे खड़े होके चलते थे, ये इनका सेमी इरेक्ट पोस्चर रहता था, ये बंदर की तरह चलते थे वैसे, है ना। तो ड्रायोपिथेकस के बाद रामापिथेकस आए थे, ड्रायोपिथेकस तो बिल्कुल ही बंदर की तरह चलते थे, फिर रामापिथेकस में थोड़ा बहुत चेंज आया। एंड देन फूड प्रेफरेंस की बात करें, नट्स एंड सीड्स ये खाते थे, एंड साथ में लार्ज मोलर्स एंड स्मॉल कैनाइंस, इनके मोलर्स बड़े थे एंड कैनाइंस छोटे थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में 450 सेंटीमीटर क्यूब का आपका साइज ऑफ ब्रेन था, एंड कम्प्लीटली इरेक्ट पोस्चर था। साथ में फ्रूट हर्बीवोरस खाते थे, क्योंकि वो फ्रूट हर्बीवोरस थे, वो फ्रूट खाते थे, एंड इनहैबिटेड ट्री, स्टोन, वेपन्स फॉर हंटिंग एंड सीजर्स, कैनाइंस एंड स्मॉलर, ये फीचर्स है इसके, ये रटना पड़ेगा यार। होमो हैबिलिस में 735 एंड कम्प्लीटली इरेक्ट पोस्चर था इनका, बिल्कुल कम्प्लीटली इरेक्ट हो गए थे। कौन हो गया था, कहाँ से, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कम्प्लीटली इरेक्ट हो गए थे, एंड आफ्टर दैट कम्प्लीटली इरेक्ट ही है। कार्निवोरस थे ये, क्योंकि ये मांस मच्छियाँ खाते थे, एंड साथ में स्मॉल कैनाइन थे। फर्स्ट मेक टूल, ये टूल बनाने वाले पहला ऐसा प्राणी था, पहला ऐसा ह्यूमन इवोल्यूशन में पहला ऐसा स्टेज आया था जहाँ पे टूल बनाए जा रहे थे, औजार बनाए जा रहे थे। औजार बनाने वाला जो स्टेज था वो होमो हैबिलिस था। होमो इरेक्टस की बात करी जाए तो इसका ब्रेन साइज है 800 से 1100 सेंटीमीटर क्यूब, कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर था। ऑमनीवोरस थे ये, है ना, एंड साथ ही में हंटिंग के फॉर हंटिंग ये अपनी बोन्स, यूज्ड बोन्स एंड स्टोन्स, है ना, स्टोन को एज अ टूल इन्होंने इस्तेमाल किया, स्टोन से आग जलाने की भी कोशिश इन्होंने की थी इरेक्टस ने। एंड आफ्टर दैट निएंडरथाल की बात करें तो ये इसकी ब्रेन कैपेसिटी है, कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर है, ऑमनिवोरस है, यानी कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं। साथ में इनहैबिटेड केव्स, इनके पास में केव्स में गुफाओं में रहने लग गए थे। देन ब्यूरीड देयर डेड्स, जो मर जाते हैं ना, जो ह्यूमन बींग्स मर जाते हैं उनको दफनाने लग गए थे। पहले दफनाते नहीं थे, इतना ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे इनकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती गई वैसे वैसे इनको ज्ञान आता गया कि हाँ कैसे रहने का सलीका क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें को पता लगने लग गई। तो गुफाओं में रहना निएंडरथाल का काम था, गुफाओं में रहना, जो मरे हुए होते हैं उनको दफनाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके चलना, मतलब पत्तों से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, हाइड करते थे, तो ये निएंडरथाल्स का काम था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट होमो सेपियंस फॉसिल्स की बात करें तो फॉसिल्स के अंदर जो थे आपके पास में, देखिए उनके पास में स्ट्रॉन्ग जॉ थे, साथ में टीथ उनके क्लोजली प्लेस, जैसे कि हमारे अंदर होते हैं, बहुत पास पास टीथ्स होते हैं। इनहैबिटेड केव्स में रहते थे, मेड कार्विंग्स एंड पेंटिंग्स, केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर पेंटिंग, चित्रकलाएं करना, ये सब काम था। उनको कल्चर को डेवलप करना कि इस टाइप का कल्चर, जैसे कि आज हमारे पास में बहुत अलग अलग टाइप के कल्चर्स होते हैं। हो सकता है कि तुम साउथ इंडिया से हो तो तुम्हारा कल्चर कुछ डिफरेंट है, तुम नॉर्थ इंडिया से हो तो तुम्हारा डिफरेंट है, राइट, तुम महाराष्ट्र से हो तो अलग है, तुम गुजरात से हो तो तुम्हारा अलग है, तो तुम्हारे सबके कल्चर्स अलग अलग है। तो उस कल्चर को डेवलप करने का काम यहाँ पर होमो सेपियंस के फॉसिल्स से यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। इनको फर्स्ट मॉडर्न मैन भी कहते हैं। होमो सेपियंस जो कि हम हैं, हमारी ब्रेन कैपेसिटी 1200 से 1600 तक की है। ऑमनिवरस है हम, शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं।
possess a high intelligence, हमारे पास में IQ बहुत ज़्यादा हाई था, refer to as a living modern man, हम कहलाते हैं एज अ लिविंग मॉडर्न मैन, है ना, आज की दुनिया में रह रहा मॉडर्न मैन है हम। डेवलप्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज को डेवलप करा, स्पीच को डेवलप करा, बोलने की क्षमता आई, हमें समझ में आया कि बोलना कैसे होता है, कल्चर क्या होता है, आर्ट क्या होता है ना, कला क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, कल्टीवेशन कैसे करते हैं क्रॉप्स का, है ना, एंड डोमेस्टिकेशन कैसे करते हैं एनिमल्स का, ये सब चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट थ्रू इंटरनेट एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स वेदर एनिमल्स अदर देन मैन हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैन यानी कि जो हमारे इंसान है उनके अलावा अगर किसी भी एनिमल के पास में सेल्फ कॉन्शियसनेस की पावर है तो फाइंड करें इंटरनेट की हेल्प से या साइंस आर्टिकल की हेल्प से। अब तुम सोचोगे कि भाई हम इंटरनेट पे तो यही सर्च करते रह जाते कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करी जाए, यानी ये जो अवेलेबल है हम उसको ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम कहाँ से ये सर्चिंग करके पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन फिर भी चलो एनसीईआरटी का दिल रखने के लिए हमने सर्च किया एंड लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स देर आर मेनी अदर एनिमल्स दैट possess सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब ह्यूमन बींग्स के अलावा भी बहुत लोग हैं जिनके पास में सेल्फ कॉन्शियसनेस है। वन सच एग्जाम्पल इज डॉल्फिन। डॉल्फिन के पास में है सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस है। दे आर बिलीव टू हैव अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एज वेल। उनके पास में अपना इंटेलिजेंस का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड ऑल्सो दे हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स अमोंगेस्ट अदर। वो अपने आप को यानी कि अपनी डॉल्फिन को पहचान सकती है कि भाई बहुत सारी मछलियां अगर आ गई मान लो, तो उनमें इतनी इंटेलिजेंस है कि वो पहचान सके कि इनमें से डॉल्फिन कौन सी है, इनमें से अपने स्पीसीज वाली कौन है, तो वो पहचान सकती हैं। दे विसल, टेल स्लैप एंड एग्जिबिट बॉडी मूवमेंट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। वो एक दूसरे से बात भी करती हैं, नॉट वैसे कि जैसे ह्यूमन बींग्स बात कर रहे हैं, बट हाँ वो अपनी या तो विजिल करेंगी, कुछ आवाज़ निकालेंगी, या हो सकता है अपनी टेल पूंछ की हेल्प से, या फिर वो अपनी बॉडी मूवमेंट की हेल्प से आवाज़ करके या फिर कम्युनिकेट कर सकती हैं। सम अदर एनिमल दैट एग्जिबिट सेल्फ कॉन्शियसनेस आर पैरट्स। पैरट्स जो तोते होते हैं उनके पास होता है, ये बर्ड्स है, फिर भी इनके पास में सेल्फ कॉन्शियसनेस है। क्रोज होते हैं, गोरिल्ला होते हैं, ऑरेंगुटान होता है, चिंपांजीज होते हैं। दीज ऑल एनिमल्स हैव द सेल्फ कॉन्शियसनेस का पावर। तो डॉल्फिन भी है, पैरट्स भी होते हैं, तोता, कबूतर, है ना, गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिंपांजी, एवरीबॉडी हैज दी दिस प्रॉपर्टी सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, मैन में ही स्पेशली नहीं होता। इसके बाद में बात करें लिस्ट 10 मॉडर्न डे एनिमल्स एंड यूजिंग द इंटरनेट रिसोर्स। ये भाई इंटरनेट बड़ा यूज़ करवाएगा अपन से, इनको बोल दो हम इंटरनेट से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पर हम तो यहाँ पढ़ने आए थे और ये एनसीईआरटी खुद बोल रही है कि हमें इंटरनेट का यूज़ करके सर्च करना है। बट इट्स ओके, हमें सिर्फ ज्ञान के लिए यूज़ करना है। लेकिन मुझे पता है तुम इंटरनेट पे जाते सबसे पहले गूगल तो खोलोगे, शायद हो सकता है 2-3 मिनट के लिए सर्च भी करो, फिर बाद में यूट्यूब वाले शॉर्ट्स के जो सर्कल में फंसोगे, वहाँ से निकलने का फिर नाम नहीं लोगे, है ना। फिर तुम्हें अचानक से कोई ऐसी मोटिवेटिंग रील दिखेगी जहाँ पे तुम्हें बोला जाएगा कि फंस गए फिर से तुम रील की इस माया जाल में, फिर तुम्हें एहसास होगा कि हाँ यार पढ़ना था, फिर तुम्हें वापस से रिग्रेट होगा। और फिर तुम एनसीईआरटी को बोलोगे भाई काहे हमें बोल रहे हो रिसर्च करने के, तुम ही कर दो एनसीईआरटी के लिए ना रिसर्च। तो वही है, तो अपनी कोई रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो यार, तुम इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि अपन इतने फोकस्ड नहीं रहे हैं अब, है ना। तो जिन बच्चों के पास में इंटरनेट नहीं था, पुराने जो बच्चे थे थोड़े से, है ना, जिनके पास में इंटरनेट ज़्यादा नहीं था, स्मार्टफोन्स आजकल तो हर किसी बच्चे के पास में है, तुम्हारे पास तुमसे कंट्रोल नहीं होगा, तुम रहने देना इंटरनेट पे सर्च वर्च करना। तुम तो सिंपल जाके अपनी कोई एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन जहाँ पे मिले हुए हैं वो देख लेना, एंड कोई रेफरेंस बुक ले आना, पढ़ लेना वहाँ से, ठीक है, ऐसा ही कर सकते हो तुम। तो इंटरनेट सोर्स का हम यूज़ करते हैं, हम बताएंगे कि 10 मॉडर्न एनिमल्स कौन से हैं एंड इज लिंक्ड टू link it to a corresponding ancient fossils, right। एंशियंट फॉसिल्स से लिंक कौन करता है, जो बाकी आज के टाइम पर जो हमारे पास मॉडर्न डे एनिमल्स हैं, 10 ऐसे मॉडर्न डे एनिमल्स का आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है एंड आपको नाम भी बताना है उनका, और बताना है कि ऐसे कौन से 10 मॉडर्न डे एनिमल्स हैं जो पुराने फॉसिल से मैच करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास में हॉर्स होता है, नेम ऑफ एनिमल हॉर्स, एंड बस हमें ज़्यादा कुछ ज्ञान वान नहीं देना है यहाँ पर कि क्यों करता है ये मैच, क्यों नहीं करता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम इसमें इतना बताओ कि ये कौन सा तो एनिमल है और कौन से फॉसिल से
इसका कौन सा फॉसिल है जो एंशियंट फॉसिल है जो मैच कर रहा है वहाँ पर। तो इयोहिप्पस इसका फॉसिल है। मैन के अंदर अपन बात करें रामापिथिकस होता है इसका फॉसिल। एंड एलिफेंट में आप पढ़ सकते हैं, सारे के सारे फॉसिल आपको रटने पड़ेंगे। देखो यार सिंपल सी बात है ना। तो ये सारे के सारे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रट सकते हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस ड्रॉइंग वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो, टेक cues from seniors and teachers for name of different plants and animals. Go through different science books, magazines, encyclopedia to get an idea of different plant and animal species. अलग अलग different plant और animal की species के बारे में पता लगाने के लिए again we can't go on internet. You can, but all the informations are given on internet, but you are not even capable to handle that internet का pressure. So इंटरनेट को साइड करते हुए बात की तो डिफरेंट साइंस बुक की तरफ, मैगजीन्स की तरफ, एनसाइक्लोपीडियाज की तरफ हम जा सकते हैं। वहाँ से हम बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में पता कर सकते हैं। टू गेट फर्दर डिटेल्स, इंटरनेट सर्व्स एज अ अल्टीमेट ऑप्शन। देयर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम विच यू कैन पिक द इजीएस्ट वन टू बिगिन एंड प्रैक्टिस देम। ट्राई ट्रेसिंग द आउटलाइन फर्स्ट एंड देन फिल द डिटेल्स। ठीक है, सो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने आखिरकार पूछ ही लिया है। तो ये जो बाकी के क्वेश्चन अभी हमने इंटरनेट वाले किए हैं, इतने ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में भी। बोर्ड एग्जाम्स में भी थोड़े से रेलेवेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जैसे कि अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बता दो, डार्विन थ्योरी बता दो, ह्यूमन इवोल्यूशन बता दो। जैसे कि आपका जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं जहाँ पर आपके वो गैस वाला एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वो वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दो। ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ क्या, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि पूछने लायक हैं। वैसे क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे तो टेंशन लेने की बात नहीं है कि भाई मैम हमें तो इवोल्यूशन के लिए इंटरनेट पे जा के पढ़ना पड़ेगा क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो एनसीईआरटी में गिवन है ना वो खाली रट लो, बाकी ज़रूरी नहीं है आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने का। एडेप्टिव रेडिएशन को अगर अपन डिस्क्राइब करें वन एग्जाम्पल के साथ में, तो व्हेन मेंबर्स ऑफ वन सिंगल लीनिएज डेविएट इवोल्यूशनरी इनटू अ रेंज ऑफ डिफरेंट। देखो यार सिंपल सी बात बताती हूँ मैं, है ना, ये तो फालतू बातें बोली हूँ, बहुत सारी बातें हैं। ये मान लो कोई एक एनिमल है, इसके पास में अपने ओरिजिन तो इसका यही से ही है, बट ये अलग अलग फंक्शन करता है। जैसे कि अपने डार्विन फिंच की बात करी थी, तो जो डार्विन की फिंच थी ना, उसमें पता है क्या कैपेबिलिटी थी। उसमें ऐसा होता था कि जो उसकी चोंच होती है, उसकी बीक होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने अलग अलग एरियाज पे जाके अलग अलग फंक्शंस भी परफॉर्म कर पा रही थी। तो उसका ओरिजिन तो वही था कि यहाँ पे ये ओरिजिनेट हुई, ये सारी फिंचेस ओरिजिनेट हुई, बट अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग वो फैल गई, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में फैल गई। अपने हैबिटाट्स इन्होंने अपने अपने चूज कर लिए। डार्विन फिंचेस इसका बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। गैलापागोस आइलैंड के अंदर उन्होंने देखा कि उनके पास, सबके पास जितनी भी यहाँ पे फिंचेस थी, सारी की सारी फिंचेस का एकमात्र ही इनका पूर्वज था, एंड दैट पूर्वज वाज दिस, क्योंकि यहीं से तो सारी ओरिजिनेट हुई है। इनके पास में एक कॉमन एंसेस्टर है, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज है। तो वेयर एज नाउ वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मॉडिफाइड बीक्स। आपको पता है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से खाना खाना पड़ता है, तो उनके पास में जितनी भी फिंचेस डेवलप्ड हुई हैं अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो इनका जो बीक है वो बीक इनका बेस्ड ऑन देयर फूड प्रेफरेंसेस, कि वो सीड खा रही हैं या फिर वो क्या चीज़ खा रही है, उसके इंसेक्ट खा रही हैं, इंसेक्टिवोरस हैं या सीड ईटिंग है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक जो थी वो डेवलप हुई है। तो उनकी बीक जो होती है ना वो अडॉप्ट कर ली गई है, अडॉप्ट उसने कर लिया है उस एनवायरनमेंट को, उस जगह को, उस वजह से उसका फंक्शन अलग हो गया। दैट्स इट, दैट इज़ वाई कि वो अपने अलग अलग एरियाज में फैल गई हैं, बट उनका कॉमन एंसेस्टर है। सारी की सारी जो फिंचेस आप देख रहे हैं जो डेवलप्ड हुई हैं, जो एडेप्टिव रेडिएशन के थ्रू अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में आपको दिखाई गई है, सबका एक ही कॉमन एंसेस्टर होता है। उनकी फूड प्रेफरेंसेस बस अलग हो गई हैं, दैट इज वाई उनका जो बीक है वो भी मॉडिफाई हो गया है। इन ऑर्डर टू सूट देयर फीडिंग हैबिटाट्स, दीज फिंचेस हैव adopted different eating preferences and various beak types, that is it. And from a single seed eating finch, एक सीड खाने वाली जो फिंच होती है उसका एंसेस्टर, डिफरेंट फिंच species with varied dietary habits have evolved such as blood sucking insectivorous entities। तो है ना, आपको पता है कि सीड भी जो हमारी ऐसी फिंच थी जो सिर्फ सीड खा रही थी, उस सीड से
उस सीड खाने वाली फिंच से बहुत सारे टाइप की फिंचेस डेवलप हो गई। एक फिंच थी जो इंसेक्टिवोरस थी, इंसेक्ट्स को खाती थी। एक थी वो ब्लड सकिंग थी, ब्लड को सक करती थी। तो उसकी बीक्स जो है उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो गई। दैट इज वाई हम बोल रहे हैं कि उसका ओरिजिनेशन एक ही है, जहाँ से वो ओरिजिन हुई है उसका ओरिजिन एक ही है, बट उसका फंक्शन अलग अलग है अलग अलग प्लेसेस पे, राइट। दिस इज कॉल्ड द एडाप्टिव रेडिएशन एंड वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डार्विन फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी कॉल ह्यूमन इवोल्यूशन एज एडाप्टिव रेडिएशन? सो ह्यूमन इवोल्यूशन को क्या हम एडाप्टिव रेडिएशन बुला सकते हैं? यस वी कैन, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन को हम रेफर करेंगे एडाप्टिव रेडिएशन से, क्योंकि एडाप्टिव रेडिएशन में आपको पता है कि न्यू स्पीसीज फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर, वहां से हमने ओरिजिनेट करी है। इन केस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन आप देखेंगे कि वी शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। हमारे पास में एक कॉमन एंसेस्टर होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम बंदर से डेवलप हुए हैं, हम सारे ह्यूमन बींग्स हम बंदर से डेवलप हुए हैं, राइट। तो वी ऑल ह्यूमन बींग्स हैव अंडरगॉन एंड इवेंचुअल बट प्रोग्रेसिव ऑल्टरनेशन। हमारे पास में इवेंचुअल एंड प्रोग्रेसिव ऑल्टरनेशन आया इन द ईटिंग प्रेफरेंसेस, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एक्सेट्रा। इस बेसिस के ऊपर हमारा भी एक अडेप्टिव रेडिएशन हुआ है। The evolution of human does not include diversification and radiating into different species. ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन बीइंग एक अपने आप में एक स्पीसीज है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उनका कॉमन एंसेस्टर था तो उस कॉमन एंसेस्टर से जो ह्यूमन बीइंग्स आए हैं वो अलग अलग स्पीसीज के तो नहीं आए हैं, वो सारे ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। बट हाँ, उनको हम इस वजह से बोल सकते हैं एडाप्टिव रेडिएशन, क्योंकि उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर था, ईटिंग प्रेफरेंसेस थे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैन कॉल कि ह्यूमन इवोल्यूशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 10, which is using various resources such as your school library or the internet and discussion with your teacher, trace the evolutionary stages of any one animal. I don't know वाई, बट इस चैप्टर में एनसीईआरटी को इंटरनेट से बहुत ही प्यार हो गया है, तो तुमको इंटरनेट से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे रिसर्च करने को बोला तो बन जाओ एक दिन के लिए, पीएचडी कर लो इसके ऊपर। लेकिन हाँ, अगर नीट क्वालिफाई करना है, नीट तुम्हारा लक्ष्य है, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर पीएचडी करने की। अगर तुम्हारा लक्ष्य है कि तुम्हें आगे जाके पीएचडी ही करनी है, रिसर्च में ही जाना है, तो तुम कर सकते हो भी जाके, है ना। वरना तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ऐसे बच्चे मैंने बहुत देखे हैं ना, जाते हैं इंटरनेट पे सर्च करने लगते हैं, और सर्च करेंगे नहीं करेंगे वो तो पता नहीं, बट हाँ एक माया जाल में फंस जाएंगे। वहाँ पर शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना, ये करना वो करना, 1 घंटा यूँ चला जाता है। तो दैट्स वाई आई वोंट रेकमेंड यू, बट हाँ ठीक है, अगर एनसीईआरटी बोल रही है तो देख लो। बाकी मैं तुम्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रही, तो दैट इज मोर देन इनफ। आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। तो ट्रेस द इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ एनी वन एनिमल। एक भी किसी भी एनिमल का अपन इवोल्यूशनरी स्टेजेस देखें। हॉर्स के लिए जैसे देखो, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है हॉर्स वाला, कि हॉर्स का किस तरीके के इवोल्यूशनरी स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले अपन देखें कि ईओहिप्पस आता है, फिर मीजोहिप्पस आता है, मेरिचिप्पस, प्लियोहिप्पस एंड इक्वस। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन इन हॉर्स, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ईओहिप्पस, मीजोहिप्पस, मेरिचिप्पस, ईओहिप्पस, मीजोहिप्पस, मेरिचिप्पस, प्लियोहिप्पस एंड इक्वस, ठीक है। सो इस तरीके से आप बोल सकते हैं इसका। एंड इवोल्यूशनरी ट्रेट्स ऑब्जर्व्ड वर एज फॉलोज। इवोल्यूशनरी ट्रेट को कैसे हमने फॉलो किया, ऑब्जर्व किया, सॉरी। इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी। देखो हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आके इक्वस इज द रियल हॉर्स जो हम देख रहे हैं, वो दैट इज इक्वस। इक्वस कहाँ से आया? ईओहिप्पस से। ईओहिप्पस पे थोड़ा डेवलप हुआ मीजोहिप्पस, मीजो से मेरिचिप्पस, मेरिचिप्पस से प्लियोहिप्पस, ये सब बने हैं। तो इनमें कुछ तो कैरेक्टर्स में डेवलपमेंट आया होगा, तभी तो बोले कि इवोल्यूशन हुआ है। सो यस वी कैन कॉल इट कि हाँ इसमें इवोल्यूशन हुआ है। कौन से कैरेक्टर्स को देखकर, कौन से कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि साइज ऑफ द बॉडी इंक्रीज हुआ है। इलोंगेटेड नेक, आपने घोड़े की नेक देखी होगी, वो बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड होती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर वी कैन ऑब्जर्व, है ना, इन द इवोल्यूशनरी फेजेस। एंड देन एक्सपेंशन ऑफ द थर्ड डिजिट का एक्सपैंड होना। एनहांस स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ द टीथ टू फीड ऑन ग्रास, घास को खाने के लिए टीथ का जो स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन है दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड, दैट इज ऑल्सो इनहेंस्ड, राइट। एंड देन ब्रॉडनिंग ऑफ द लिम्स का ब्रॉड हो जाना। इवेंचुअल डिक्रीज इन द लेटरल डिजिट्स, लेटरल अंगुलियां जो होती है, लेटरल डिजिट्स जो होते हैं उनका कम हो जाना। स्ट्रेंथन द बैक एंड देन सेंस ऑर्गन्स एंड ब्रेन डेवलपमेंट, सेंस ऑर्गन्स आना, ब्रेन डेवलपमेंट होना। दिस इज हाउ वी कैन कॉल इट कि हॉर्स का इवोल्यूशनरी फेजेस कुछ इस तरीके से आए, एंड दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट, दैट्स हाउ वी कैन टेल कि ये हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ है। एंड दीज आर द इवोल्यूशनरी फेजेस। Again, I'm repeating, the one is Eohippus.
ईओ हिप्पस, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, नीट एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा चुका है। हॉर्स का पूरा इवोल्यूशनरी स्टेजेस आपके बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट आपको राइट वहां पर लिख लेना जहां पर आपको दिया हुआ है। ईओ हिप्पस, मीजो हिप्पस, मेरिचिपस, प्लियो हिप्पस एंड इक्वस। तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो बच्चों। आज हमने करा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन इवोल्यूशन का। इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन स्पॉट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने एंड तक देखा है तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लगा है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। और आप कैसे बता सकते हैं, बोल के नहीं बता सकते हैं, सिर्फ वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं, और उसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता, यकीन मानिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।